तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 12वां अध्याय, जिसका भाग 5 हम देखने जा रहे हैं। और ये जो भाग 5 है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ 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 अपना कॉपी लेकर के बैठें, साथ में पेन लेकर के बैठें और साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक ज़रूर लेकर के बैठें, ताकि यदि कोई चीज़ हमें बताने वाली होगी तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 5वां भाग, नाइट्रोजन उपापचय क्या होता है। नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र। पहले अपन देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल, जिसके बारे में हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात करी थी। मैंने कहा था कि मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो आज अपन को देखना है कि आखिरकार नाइट्रोजन साइकिल है क्या। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में भी जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, वो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। लगभग 78% जो है हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों, बहुतायत विटामिनों का संघटक है। ये भी हम बात कर चुके हैं, इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है। क्यों? देखो, यदि अपन बात करें अमीनो अम्ल की, तो अमीनो अम्ल के स्ट्रक्चर की बात करें, ये आ जाओ। यहां पर भी अपने पास अमीनो अम्ल है ना, अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। फिर हम बात करें प्रोटीन में, तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो बेसिक सी बात है, जब अमीनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो प्रोटीन में भी प्रेजेंट होगा बेसिकली। फिर न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, यदि अपन डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें, तो उसमें क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस के बिना क्या डीएनए आरएनए बन सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर भी जो अपने डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है, उसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। वृद्धि नियंत्रकों में जो हमारे जो वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। पर्णहरितों में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और विटामिन्स में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता पाई जाती है। मतलब इतने सारे जगह पर हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। एम आई राइट? मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनको भी नाइट्रोजन चाहिए। ये बात करेंगे क्यों चाहिए, है ना। और जो हमारे पादप हैं, हम जैसे जीव हैं, इनको भी नाइट्रोजन चाहिए। हम हमारे प्लांट से वो कर लेते हैं भाई, प्लांट से ले लेते हैं ना हमारी नाइट्रोजन जो है, क्योंकि हमारे डीएनए में भी प्रेजेंट है ऐसे। तो हमारी जो चीज़ें हैं ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है कि जो हमारे ये हैं, हमारे क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं वो भी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, हम भी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, वायुमंडल से भी ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन सीमित मात्रा में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जीवों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, पादपों को भी चाहिए। तो आपस में प्रतिस्पर्धा लगी रहेगी कि नाइट्रोजन हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो इसके लिए बहुत सारा एक क्या करा, एक साइकिल फिक्स कर दिया। मतलब नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अभी अपन बात करेंगे। नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए एक नियंत्रित जो है पोषक तत्व है, नियंत्रक, यानी कि चाहिए ही चाहिए। नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, हाँ या ना। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं। क्या बोला? नाइट्रोजन का अपन को साइन पता हो तो N2 होता है। N2 को अपन ओपन करके देखें तो N ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा दूसरे N से जुड़ा रहता है। और तुम्हें पता है यदि ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे तो दैट मीन्स ये जो संबंध होगा बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, टाइटली कनेक्टेड होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना इट्स नॉट ईजी, है ना। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना पड़ता है और हमें जीवों की आवश्यकता होती है, जीवाणुओं की आवश्यकता होती है इस नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ताकि हम या फिर पादप जो है इसको यूटिलाइज कर सकें। N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन N2 के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को, आ गई बात समझ में। अब इस N2 का इस N3 में
सॉरी NH3 में बदलने की जो प्रक्रिया है बच्चों, N2 से NH3 में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसी को ही अपन क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, N2 से NH3 बन रहा है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाएगी। आ गई बात समझ में। अब देखो, प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 N2O ऐसे भी लिख सकते हैं में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें क्या करना है भाई, जो प्रकृति में बिजली चमक रही है, ठीक है, यूवी रेज आ रही है, ये क्या कर रही है, इस N2 को किस में कन्वर्ट कर रही है, NO2 में या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रही है। एम आई राइट? आ जाओ कैसे। औद्योगिक दहन, यदि अपन बात करें जो हमारे इंडस्ट्रियल जो होगा, मतलब जो इंडस्ट्रियल में फिक्सेशन होगा नाइट्रोजन की, उसके द्वारा भी हो सकता है। जंगल में लगी आग, फायर्स लग गई है, उसमें भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी नाइट्रोजन देता है। बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। तुमसे पूछा जा सकता है कि भैया NO2 माइनस के स्रोत बताओ। जब वो N2 से NO2 माइनस में कन्वर्ट होगी तो वो कैसे ऊर्जा प्राप्त करेगी। अगेन माय क्वेश्चन सुनो, रिपीट कर रही हूँ, हमारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैसे N2 जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको NO2 में कन्वर्ट करना है, तो ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, बिजली चमकने से, है ना। दूसरा है हमारा कि भाई यूवी रेस के द्वारा। तीसरा है औद्योगिक दहन की वजह से, जंगल में लगी आग की वजह से, वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से। बिजली उत्पादन केंद्र से भी हमारे ऐसे स्रोत हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो नीट में क्वेश्चन बन सकता है। आ जाओ, मृत पादपों जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में, वापस सुन लो, जो मृत पादप है और जंतु है उसमें उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। अब अमोनिफिकेशन क्या है मैम, ठीक है, सबसे पहले अपन ने नाइट्रीफिकेशन देखा, सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जब N2 से NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब N2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, N2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो है जब मरे हुए पादप हो, मरे हुए जीव हो, यहाँ से निकलने वाली कार्बनिक नाइट्रोजन कैसी है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, यदि उसका उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में बदल जाना, ये वापस से किस में बदल रही है, अमोनिया में बदल जाए, तो ये सिचुएशन क्या होती है, अमोनिफिकेशन या फिर अमोनीकरण कहलाती है। अभी अपन इस पर डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, डोंट वरी। इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर के पुनः वायुमंडल में लौट जाती है। ये अमोनिया वाष्पीकृत होकर के वापस से किस में बदल जाती है, नाइट्रोजन में बदल जाती है। लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव द्वारा निम्न अनुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। आ जाओ देख लें। पहले देखो, हमने बोला कि नाइट्रोजन कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड से आबंध है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन से जो NH3 यानी अमोनिया में बदल रहा है ना, अमोनिया में बदला जा रहा है इसको, ठीक है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जा रहा है, और ये चक्र क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन साइकिल कहलाएगा। फाइन। अब देखो, अब N2 जो है उसको हमने कहाँ पर चेंज करना है, NO2 में, है ना, NO2 में। तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास सोर्स हो सकते हैं, तो यूवी रेज हो गया, विद्युतीय स्थिरीकरण होगा, स्थिरीकरण हो गया, औद्योगिक स्थिरीकरण हो गया, जैविक स्थिरीकरण हो गया, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु बहुत ही मुख्य योगदान देंगे। आ गई बात समझ में। NO2 को अपन नाइट्राइट कहते हैं और NO3 को अपन नाइट्रेट कहते हैं, ये याद रखिए। नाइट्राइट कब होगा, NO2, नाइट्रेट कब होगा, NO3, ठीक है। आ जाओ आगे। वायुमंडलीय N2 है, ठीक है, यहाँ पर जैविक N2 का स्थिरीकरण होगा, ये NH3 में तब्दील कर देगा।
फिर औद्योगिक N2 स्त्रीकरण, ये अपन लिख चुके हैं। यदि ये डायग्राम तुम नहीं भी देखो, तुम्हारी बुक में भी दिख रहा है विजिबल, तो आराम से तुम जो मैंने पीछे बनाया वही चीज है, ठीक है। औद्योगिक N2 स्त्रीकरण NH3, विद्युतीय N2 स्त्रीकरण नाइट्रेट, ये अपना क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये अपना नाइट्राइट हो गया, विनाइट्रीकरण हो गया, ठीक है। अब NH3 से NO3, ठीक है। अमोनीकरण कब हो रहा है, देख लो, अमोनीकरण कब हो रहा है, जब सड़ता हुआ जैव भार बच्चों, जब जीव हैं, जैसे जीव मर गए हैं और भूमि में दब गए हैं, पेड़ पौधे मर गए हैं, भूमि में दब गए, वहां से जो हमारी कार्बनिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदल देना। कार्बनिक नाइट्रोजन, सुन लो, कार्बनिक नाइट्रोजन जब पुनः अमोनिया में बदल रही है तो ये प्रोसेस कहलाएगा अमोनीकरण। क्या कहलाएगा, अमोनीकरण कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो तुम्हें क्या समझ में आ गया, नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ गया, ठीक है, अमोनीकरण समझ में आ गया। आगे चलते हैं। NH3 3CO2 2N2O3 2H+ 2H2O, और ये तुम्हारे पास में एक रिएक्शन दे रखी है। क्या मतलब है मैम इस रिएक्शन का, तो बटो यहाँ पर अमोनिया से तुम NO3 यानी कि नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हो, और NO2 जो नाइट्राइट है वो भी नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से जो है सूक्ष्म जीव अपना योगदान देंगे ये हमें देखना है, ठीक है। तो NH3 से NO2 बन रहा है, अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा अमोनिया, ये क्या है हमारा नाइट्राइट, और ये क्या है हमारा नाइट्रेट, ठीक है। जब NH3 से हमारा नाइट्राइट बन रहा है तो कौन सा सूक्ष्म जीव आ रहा है, देखो, अमोनिया पहले नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दिए जाते हैं। क्या मैंने भी लिखा है, अमोनिया सबसे पहले नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस के द्वारा नाइट्राइट में बदल दिए जाते हैं। आ गई लाइन समझ में, यही लाइन अपन ने डिस्क्राइब करी है। नाइट्राइट यानी कि नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल जाते हैं। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर की मदद से नाइट्राइट में बदल जाते हैं। एम आई क्लियर दैट इट, ये तुम्हें समझ में आ गया? एम आई क्लियर विद दिस? सो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, और ये प्रतिक्रियाएं नाइट्रीकरण कहलाती है। ये क्या हो गया? नाइट्रीकरण कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। तो मैं सोच रही हूँ एक अपन यहाँ पर एक और चीज करते हैं, ठीक है। अपन ने क्या चीज देखी है, सबसे पहले अपन ने नाइट्रोजन चक्र देखा, ठीक है। फिर हमने अमोनीकरण देखा, और फिर हमने एक नाइट्रीकरण देखा। ये तीन चीजें अभी अपन ने पढ़ी है ना बच्चों, ये तीन चीजें हमने पढ़ी है। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, जब ये जो हमारी N2 है ये NH3 में कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन जो है वातावरणीय नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, और अमोनिया से वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो चक्र है बच्चों, ये क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का चक्र है। फिक्सेशन कर रहे हैं किसके द्वारा? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा। आ गई बात समझ में? अमोनीकरण क्या है सुनो, अपन ने बोला कि N2 से हमने बोला N2 से हमने क्या बनाई? NH3 बनाई, है ना। लेकिन हमारे पास कुछ मृत जीव या सड़ा हुआ जैव भार, इनसे इस कार्बनिक नाइट्रोजन से वापस से इसको अमोनिया में चेंज कर दो, ठीक है। इस कार्बनिक नाइट्रोजन को यदि तुम अमोनिया में चेंज कर रहे हो तो ये वाला जो प्रोसेस होगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा? हमारा अमोनीकरण कहलाएगा। आ गई बात समझ में? अमोनीकरण क्या है? कार्बनिक नाइट्रोजन
जो कि मृत जीव या सड़े गले जैव भार से हमें मिल रही है, उसको तुम अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हो पुनः, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? अमोनीकरण कहलाएगा। नाइट्रीकरण क्या है? नाइट्रीकरण जब NH3 सबसे पहले, ठीक है, NH3 सबसे पहले नाइट्राइट में चेंज हो रहा है, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? हमारी नाइट्रीकरण कहलाएगी या नाइट्रीफिकेशन कहलाएगी। यहाँ पर ये तो अपन ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया। अब आ जाओ, ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी कीमो ऑटोट्रॉफ। अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है मैम? देखो बच्चों, तुम्हें याद हो तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, है ना, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो मैं बात करूं, इधर लिख दूं CO2 प्लस H2O, और अपन ने क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था, है ना, ग्लूकोज बनाया था। तो बहुत सारे जीव हैं जो अपनी ग्लूकोज खुद बना सकते हैं। पादप जो है वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन जो पादप है बच्चों वो प्रकाश पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, है ना, प्रकाश स्वपोषी होते हैं। जीव जो हैं वो अलग से अपना भोजन बनाएंगे, तो वो जीव जो हैं यदि वो केमिकल का यूज़ करे, किसी रसायन का यूज़ करे, तो हम उनको क्या कहते हैं? रसायन पोषी, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हम कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये जो बैक्टीरिया अपन यूज ले रहे हैं नाइट्रिफिकेशन में, वो कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। आ गई बात समझ में? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी NO3- का अवशोषण कर पत्तियों को भेज देते हैं। ये हमारा नाइट्रेट है, याद रखना। पत्तियों में यह अपचित होकर के अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह होता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोजन में, अब देखो चौथी टर्म आ रही है अपन के पास, चौथी टर्म आ रही है डीनाइट्रिफिकेशन यानी डीनाइट्रीकरण। ये क्या होती है अभी सुनेंगे अपन, सुन लो। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचित हो जाती है। डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया जो है वो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जीवाणु के द्वारा संपन्न होती है ना, ये बात हमने बोली। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे, हमने बोला N2 से NH3, N2 से NH3 जो है, जो N2 है हमारी वातावरण की, वो किस में चेंज हो गई थी? अमोनिया में। तो ये क्या हो गया हमारा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। NH3 से वो नाइट्राइट में चेंज हुई, नाइट्राइट से वो नाइट्रेट में चेंज हुई, है ना। ये क्या हो गया? नाइट्रिफिकेशन हो गया। फाइन। अब ये जो नाइट्राइट बनी, ये सॉरी नाइट्रेट बनी, ये नाइट्रेट किसने ग्रहण कर ली? पादप ने ग्रहण कर ली। ये नाइट्रेट पादप ने ग्रहण कर लिया, पादप मर गया। जो जीव इसको खा रहा होगा इस प्लांट को, वो भी मर गया, ठीक है। उसके जैव भार से हम क्या कर रहे हैं? कार्बनिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर रहे हैं? अमोनिया में। तो ये क्या बोलेगा? अमोनीकरण। यहां तक अपन पढ़ ले। अब हमने क्या करना है? डीनाइट्रिफिकेशन देखना है बच्चों। यदि अमोनिया से ये अमोनिया वापस से इस नाइट्रोजन में बदल जाए, ठीक है, ये अमोनिया वापस से नाइट्रोजन में बदल जाए, तो हम क्या बोल रहे हैं? इसको डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। और ये जो डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो हो रहा है हमारा स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस क्या कर रहे हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कौन सा जीव जो है, कौन सा जीवाणु जो है वो नाइट्रिफिकेशन में यूज आ रहा है, कौन सा अमोनिया से नाइट्रेट बना रहा है और अमोनिया से नाइट्राइट बना रहा है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट कौन बना रहा है। इसके बाद में डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा जीवाणु यूज आ रहा है, ये तुम्हें ध्यान देना है अच्छे से। आ जाओ, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या होता है? देखो, वायु में बहुत सारे मात्रा में जो है नाइट्रोजन उपलब्ध है, लेकिन इस नाइट्रोजन का जो मतलब
यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? कुछ ही जीव कर रहे हैं, है ना। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है, मतलब बहुत सारी नाइट्रोजन है वातावरण में, लेकिन हर कोई इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके उसको अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल पाना। तो कुछ जीव ही जो है वो हेल्प करेंगे हमारी, है ना, तो वो ही अमोनिया का स्थिरीकरण करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब क्या हुआ देखो, जीवित प्राणियों द्वारा यानी कि नाइट्रोजन से तुम NH3 बना रहे हो और किसी जीव, है ना, बेसिकली प्रोकैरियोट्स का यूज ले रहे हो, तो ऐसा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा वो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, किसी जीव के द्वारा तुम यूज ले रहे हो। नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजिनेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्या है इन प्रोकैरियोट्स में जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है ना। इस डबल बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की जो पावर है बच्चों, किसमें है? इन जीवों में है। इन जीवों में ऐसा क्या पाया जाता है? इन जीवों में एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। आ गई बात समझ में? नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजन एंजाइम मात्रा प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। आ गई बात समझ में? आगे आ जाओ। ये सूक्ष्म जीव N2 स्थिरीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशर कहलाते हैं। ये हो गया, देखो NH3 में कन्वर्ट हो गया N2 नाइट्रोजनेज एंजाइम के द्वारा। ये बात अपन ने पहले कर ली। नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या फिर सहजीवी जीवन यापन करते हैं। आ जाओ देख लेते। यहाँ पर जो जैविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं ये स्थिरीकारक जीव जो हैं वो बेसिकली दो तरीके से होते हैं। एक होता है स्वतंत्र और एक होता है सहजीवी। एक होता है स्वतंत्र और एक होता है सहजीवी। अब जो स्वतंत्र हैं, अभी अपन उसकी बात करेंगे क्योंकि हमारे इस वाले भाग में सिर्फ स्वतंत्र वाले के बारे में बताया है, सहजीवी के बारे में नहीं बताया, तो अपन सिर्फ यहाँ पर सहजीवी के बारे में बात करेंगे। जो सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव हैं वो कैसे होते हैं? वो वायवीय होते हैं और अवायवीय होते हैं, ठीक है, एरोबिक और अनएरोबिक। जो वायविक हैं इसके एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लेना क्योंकि तुम्हारी NCERT में दिए हुए हैं, नीट में जरूर पूछे जा सकते हैं। एजिटोबैक्टर, बेजरनिक, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना के बारे में बात करते हैं, वो कौन है? वायवीय के एग्जाम्पल हैं, यानी कि फ्री ऑर्गेनिज्म। अवायवीय में जो आएगा वो आएगा रोडोस्पिरिलम, ठीक है, रोडोस्पुरिलम। ये जो हमारा जीव आएगा वो किस में आएगा? वायवीय में आएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र जो हमने देख लिया और दूसरा सहजीवी जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक ऑक्सी जो वायवीय है, सूक्ष्म जीव है जैसे एजेक्टोबैक्टर और बिंजरिकिया, हमने बात कर ली। जबकि रोडोस्पाइरिलियम ये कैसा है? अऑक्सी और स्वतंत्र जीवी है जो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब आ जाओ आगे। इसके साथ ही कई नील हरित जीवाणु जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं। आशा करती हूँ कि आज आपने नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनीकरण, ये सारी चीज़ें मेरे से समझ ली होगी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम कहें जो बैक्टीरिया आपको यूटिलाइजेशन हो रहे हैं इन सारी रिएक्शंस में, वो भी आपको पता लग गया होगा। क्या रीज़न है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो जीव होते हैं वो N ट्रिपल बॉन्ड N को ईजिली तोड़ पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें एक एंजाइम होता है। क्लियर दैट? तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जो चीज़ें हमने बात करी पेन डाउन कर लेना, आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।